Dear students, today we deal with the crystal field theory. In view of the weakness of valence bond theory, an alternative bonding model was applied to transition metal complexes. This is known as crystal field theory. Ritz and von Blick have been proposed a theory to explain the bonding the ionic crystal called as crystal field theory. तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक्स थे, उन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए जो अगली थ्योरी दी गई जिसे हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं. अकॉर्डिंग टू CFT, सेंटर मेटल आयन ऑफ द कॉम्प्लेक्स बीइंग सराउंडेड बाय द नंबर ऑफ लिगेंड्स. इस थ्योरी में बताया जाता है कि जो सेंटर मेटल आयन होगा वो अपने चारों ओर जो है लिगेंड्स से सराउंडेड होगा. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लिगेंड्स कैन बी ऑफ द टू टाइप, विच दो तरह के लिगेंड्स होते हैं. नेगेटिव लिगेंड्स जिनको पॉइंट डाइपोल कहते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स उन्हें भी पॉइंट डाइपोल कहते हैं. अकॉर्डिंग टू CFT देयर डज नॉट अकर एनी टाइप ऑफ द ओवरलैपिंग बिटवीन द ऑर्बिटल्स ऑफ द लिगेंड एंड. जैसा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया जाता था कि किन्हीं भी मेटल्स और लिगेंड्स के बीच में जो बॉन्ड बनते ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनते हैं, जबकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में इस तरह की किसी कोई बॉन्डिंग के बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेंगे. According to CFT, always there occur an electrostatic interaction between the positive charge nucleus of the CMI and negative charge of the ligand, that is metal ligand bonding, having 100% ionic character. तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेंगे वो प्योरली आयनिक होंगे. इसमें जो लिगेंड है वो निगेटिवली चार्ज होगा और जो सेंटर मेटल आयन है पॉजिटिवली चार्ज होगा. उनके बीच जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, जिस तरीके का टू अपोजिटली चार्ज के बीच जो इंट्रैक्शन होता है वैसा आयन होगा. Complexes are thus presumed to form when CMI electrically attract ligand which may be either anions or dipolar molecules. तो CMI यानी सेंटर मेटल आयन जो है वो लिगेंड्स को अट्रैक्ट करेंगे. इफ़ द कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग न्यूट्रल लिगेंड देन द निगेटिव पोल ऑफ द न्यूट्रल लिगेंड विल बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स द CMI. और न्यूट्रल लिगेंड के केस में निगेटिव पोल जो होगा वह जो है सेंटर मेटल आयन की ओर अट्रैक्ट होगा. CFT फॉर दी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, हम एक एक करके अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखेंगे. तो CFT ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कैन बी डिफाइंड इन द फॉलोइंग. तो इसमें जो है कुछ स्टेप्स हैं. जैसे फर्स्ट स्टेप है शेप ऑफ द 5D ऑर्बिटल्स ऑफ द CMI. तो 5D ऑर्बिटल्स ऑफ द CMI कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्बिटल. जैसा हम जानते हैं कि D ऑर्बिटल्स डी सब सेल में 5D ऑर्बिटल्स होते हैं और इन की ओरिएंटेशन के बेस पर इनको जो है टू सेट्स में डिवाइड किया गया. पहला सेट है उसको T2G सेट कहते हैं जिसे नॉन एक्सियल सेट ऑफ D ऑर्बिटल्स कहते हैं, और सेकंड सेट जो है EG सेट जिसे एक्सियल सेट ऑफ D ऑर्बिटल्स कहते हैं. T2G सेट में तीन ऑर्बिटल DXY, DYZ और DXZ होते हैं. दीज ऑर्बिटल्स बीइंग प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस. ये ऑर्बिटल्स क्या होंगे, एक्सिस के बीच में पाए जाएंगे. जो XYZ एक्सिस है वो उन एक्सिस के बीच में ऑर्बिटल से पाए जाते हैं. जैसे DXY है तो X और Y के बीच में होगा, DYZ Y और Z के बीच में, DZ X और Z के बीच में पाया जाएगा. इनका नाम नॉन एक्सियल सेट ऑफ D ऑर्बिटल्स भी है. वहीं EG सेट में तो इसमें दो ऑर्बिटल्स हैं, DX² - Y² और DZ². तो ये ऑर्बिटल्स जो है ठीक एक्सिस पे होंगे, एक्सिस के बीच में नहीं होंगे, एक्सिस पे होंगे, इसलिए इनको एक्सियल सेट ऑफ D ऑर्बिटल्स कहते हैं. तो जैसा यहाँ फिगर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये DXY, DYZ और DZX जो है ये T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है जो कि एक्सिस के बीच में पाए जा रहे हैं. वहीं जो है EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं DX² - Y² और ये DZ² जो कि ठीक एक्सिस पर पाए जा रहे हैं. स्टेप सेकंड में बताया जाता है ओरिएंटेशन ऑफ 6 लिगेंड्स अराउंड द सेंटर मेटल आयन इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है उसमें मेटल आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. इसका मतलब ये हुआ कि उस मेटल आयन से जो है 6 लिगेंड्स अटैच होंगे और ये 6 लिगेंड्स जो है उनका ओरिएंटेशन अलोंग द एक्सिस होगा, यानी ठीक एक्सिस पे होंगे. एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग इनका ओरिएंटेशन होगा. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ द 5D ऑर्बिटल्स ऑफ द CMI. किस तरह से स्प्लिटिंग हुई थी, व्हेन द CMI being present in the isolated form, all the 5D orbitals of the CMI having same energy and they are combinedly known as degenerate of 5D orbital. तो जब तक कि कोई लिगेंड अप्रोच नहीं किया है सेंटर मेटल आयन की तरफ तो उस समय क्या होगा कि 5 जो D ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी इक्वल होगी और उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहेंगे. बट इफ द लिगेंड कम्स इन द इन्वायरमेंट ऑफ द CMI, the hypothetically energy of all the 5D orbitals is slightly increased. लेकिन जैसे ही क्या होगा कि लिगेंड जो है सेंटर मेटल आयन की तरफ आएगा उस समय जो है सेंटर मेटल हाइपोथेटिकली जो 5D ऑर्बिटल्स हैं उन सभी की एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी. तो ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द नेगेटिव चार्ज ऑफ द लिगेंड एंड 5D ऑर्बिटल्स
क्योंकि रिपल्सन होता है, निगेटिव चार्ज वो लिगेंड के होते हैं, और चूंकि जो सेंट्रल मेटल आयन होता है तो पहले कांटेक्ट में तो इलेक्ट्रॉन ही है, तो इस तरीके से उनमें रिपल्सन होगा। व्हेन द 6 लिगेंड्स कम्स इन द ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट अराउंड द CMI टू कंस्ट्रक्ट द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो 6 लिगेंड्स का अप्रोच हो रहा है अलॉन्ग द एक्सिस। देन 5d ऑर्बिटल्स ऑफ द CMI इनटू लोअर एनर्जी T2g सेट एंड हायर एनर्जी EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। इस तरीके से जो 5d ऑर्बिटल्स हैं वो 2 सेट में टूट जाएंगे, एक T2g सेट जिसकी एनर्जी लोअर हो जाएगी और वहीं जो EG सेट है उसकी एनर्जी हाई हो जाएगी, विच इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसी को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का कहेंगे। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द स्प्लिटेड सेट ऑफ ऑर्बिटल्स नोन है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिफरेंस, और इन दोनों सेट के बीच जो एनर्जी डिफरेंस होगा उसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर जो है वो स्टेज है जहाँ पे कि कोई भी लिगेंड मेटल के पास नहीं है, लेकिन जैसे ही मेटल के पास लिगेंड अप्रोच कर रहा है तो उस समय जो है पांचों जो d ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी हाइपोथेटिकली जो है बढ़ गई है, और फिर उसके बाद जो है फर्दर अप्रोच के कारण क्या होगा कि ये जो 5d ऑर्बिटल्स हैं 2 सेट में स्प्लिट कर जा रहे हैं। जो T2g सेट है नीचे चला जा रहा है, वहीं जो EG सेट है वो ऊपर की ओर चला जा रहा है। साथ ही साथ जो भी इलेक्ट्रॉन जो है T2g में जाएगा उसकी एनर्जी डिक्रीज करेगी -0.4 डेल्टा ओ से, वहीं जो इलेक्ट्रॉन EG में जाएगा तो उसकी एनर्जी इंक्रीज करेगी 0.6 डेल्टा ओ से। और ये जो दोनों एनर्जी लेवल के बीच का एनर्जी डिफरेंस है उसे हम डेल्टा ओ या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ DN configuration of the CMI in the splitted set of orbital. So to define the distribution of DN configuration of CMI in the splitted set of d orbital, at first we have to define the strength of ligand, that is spectrochemical series. तो इसमें क्या होगा कि हमने 2 तरह के लिगेंड देखे हैं, एक वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो इसको जो कैटेगराइज या इसके बारे में जो स्टडी है वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पर जो है कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ CFT, दोज लिगेंड्स विच हैविंग द मोर स्प्लिटिंग पावर आर नोन एज स्ट्रॉन्गर लिगेंड। यानी जो लिगेंड जो है उनका अप्रोच ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्प्लिट करेंगे, उनको स्ट्रॉन्गर लिगेंड कहेंगे। वहीं दोज लिगेंड जिनकी अप्रोच कम होगा वो स्प्लिटिंग उनकी कम होगी, उनको वीक लिगेंड्स कहेंगे। आफ्टर अरेंजिंग द वेरियस लिगेंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्प्लिटिंग पावर ऑफ अरेंजमेंट विच इज ऑब्टेन्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल, इसी बेस पर जो है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है तैयार की गई है उन लिगेंड्स के जो स्प्लिटिंग पावर के बेस पर। तो जैसे देख रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ सर्टेन लिगेंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्प्लिटिंग पावर अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसमें जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में जैसे आयोडाइड है तो ये सबसे वीकेस्ट लिगेंड है, वहीं CO जो है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड। द लिगेंड्स इंट्रैक्ट वीकली, वीक फील्ड लिगेंड जैसे आयोडाइड, ब्रोमाइड, सल्फाइड, थायोसाइनाइड, क्लोराइड हो गए। वहीं जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं वो नाइट्राइट है, साइनाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। सिमिलरली इफ मेटल आयंस आर डिफरेंट विद सेम लिगेंड, डेल्टा ओ आर डिफरेंट। तो वहीं अगर एक ही तरह के लिगेंड है लेकिन मेटल आयन डिफरेंट होंगे तो उस समय भी स्प्लिटिंग एनर्जी जो है चेंज होगी। मेटल्स विद मोर पॉजिटिव चार्ज एंड फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इंट्रैक्ट मोर। तो ज़्यादातर जिन मेटल्स पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है या सेकेंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की है उनकी स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ DN कन्फिगरेशन ऑफ द CMI कैन बी गिवन अंडर द 2 कंडीशंस। तो अब यहाँ पर है कि जो CMI का डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली चीज़ इफ़ डेल्टा हो यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज मोर देन पेयरिंग एनर्जी अंडर द स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएंगे तो उस समय क्या होगा कि स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी पेयरिंग एनर्जी से। तो इफ़ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग स्ट्रॉन्गर लिगेंड देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ बीइंग ग्रेटर देन द पेयरिंग एनर्जी। Under such condition, distribution of DN configuration of CMI in the splitted set of d orbitals can be given as। तो ये देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया जैसे D1 है तो D1 के केस में जो है इलेक्ट्रॉन T2g1 में जाएगा। ये सारे के सारे जो दिखाए गए हैं डिस्ट्रीब्यूशन वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के लिए। D2 के लिए T2g2 होगा, EG में नहीं जाएगा। D3 के लिए T2g3 हो गया। D4 के लिए देखें तो यहाँ पर जो है ये T2g4 होगा, EG में भी नहीं जाएगा। वहीं D5 के लिए देखेंगे तो T2g5 होगा। तो इस तरह देखें कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पहले T2g में जा रहे हैं। पेयरिंग जो है शुरू भी हो जा रही है T2g में। D6 में भी T2g6 हो गया। अब जब T2g के ऑर्बिटल्स कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएंगे तब उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन्स EG में जाना शुरू करेंगे। अब देखें T2g6 EG1 हो गया, फिर T2g6 EG2 है,
फिर उसके बाद D9 में T2G6 Eg3 हो गया, D10 में T2G6 Eg4 हो गया। तो ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के लिए हैं। अब सेकेंड कंडीशन जहाँ पर कि पेयरिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो कम होगी पेयरिंग एनर्जी से। इफ़ द ऑक्टाहेड कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग वीक लिगेंड, ये कब होगा जबकि वीक लिगेंड्स जो हैं जुड़े होंगे सेंट्रल मेटल आयन से। तो उस केस में क्या होगा कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वो मीन पेयरिंग एनर्जी से कम होगी। तो उस समय जो कन्फिग्रेशन होगा उसको भी देख लें। तो उस समय कन्फिग्रेशन देख रहे हैं जैसे D1 D2 और D3, इन सभी केस में तो है वो ऐसा है। T2G सेट में 3 ऑर्बिटल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन तो उसी T2G सेट में चले जाएंगे। लेकिन D4 के केस में क्या होगा कि अब जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, अब इलेक्ट्रॉन जो है Eg में भी जाएंगे, क्योंकि अब जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम हो गया है। इस तरह से पेयरिंग नहीं हो पाएगी, वो इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर की ओर जंप कर जाएंगे, Eg में चले जाएंगे। जैसे D5 में भी देखेंगे T2G3 Eg2 हो गया, D6 में भी T2G4 Eg2 हो गया, D7 में T2G5 Eg2 हो गया। अब उसके बाद जब सारे के सारे T2G और Eg में सब में जब अनपेड इलेक्ट्रॉन जो एक एक हो गए हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, उसके बाद जो है अब पेयरिंग स्टार्ट होगी T2G में। तो D8 में देखें T2G6 Eg2 हो गया, D9 में T2G6 Eg3 हो गया, D10 में T2G6 Eg4 हो गया। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो वीक फील्ड लिगेंड के लिए, इससे पहले वाला जो था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए था। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कैसे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन T2G में जाएगा उसकी एनर्जी -0.4 डेल्टा उसे डिक्रीज़ करेगी, वहीं जो इलेक्ट्रॉन जो है Eg सेट में जाएगा उसमें एनर्जी बढ़ जाएगी 0.6 डेल्टा उसे। तो इसको कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होगा, तो ये तो यहाँ बताया गया कि किस तरीके से एनर्जी जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगी। और वहीं G में जो है 1 to 4 तक इलेक्ट्रॉन होंगे, P में ये T2G सेट में 1 to 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ जो ये फार्मूला दिखाया गया -0.4 डेल्टा O P फॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द T2G एंड 0.6 डेल्टा O Q द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल। दिस आर फाइनली -0.4 P + 6 Q। तो ये हमारा जो हो गया। अब यहाँ पर जो है दिस टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज फॉर द DN कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर द DN कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें कि पेयरिंग भी होती है तो उस केस में पेयरिंग एनर्जी को भी हम कंसिडर करेंगे। तो पेयरिंग एनर्जी को कंसिडर करेंगे तो प्लस NP हो जाएगा। इफ़ द वैल्यू ऑफ मीन पेयरिंग एनर्जी बीइंग P एंड नंबर ऑफ पेयर्स इन द T2G और Eg ऑर्बिटल बीइंग N एंड NP अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इस तरीके से हमारा जो है वो हो गया, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे CFSE। तो अब इसके बाद जो है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए देख रहे तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगा कि जो लिगेंड्स होंगे उनका ओरिएंटेशन देखेंगे, वो ये बिटवीन द एक्सिस होता है, अलॉन्ग द एक्सिस नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख लें कि यहाँ पर भी जो 5D ऑर्बिटल्स उनकी स्प्लिटिंग होगी। अब यहाँ पे जो सिंबल है वो अब T2G या Eg ना होकर के E और T2 हो जाएगा। तो E सेट ऑफ ऑर्बिटल D(x)² DZ² हो गए, वहीं T2 सेट में जो है DXY DXZ DZX। बात वही है, बस उसमें ये है कि G नहीं यूज़ करना है। तो ये देख लें जो चीज़ थी कि ये जो E सेट वाले ऑर्बिटल्स हैं जिनको कि जो कि एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंटेशन है उनका, और वहीं जो T2 सेट ऑर्बिटल्स हैं उनका ओरिएंटेशन जो है बिटवीन द एक्सिस है। यहाँ कॉम्प्लेक्स जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसके ओरिएंटेशन को दिखाया, उसके स्ट्रक्चर को दिखाया जा रहा है। तो इसमें जो मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टेट्राहेड्रल होगा। और ये जो 4 लिगेंड्स हैं वो चारों की चारों लिगेंड्स जो हैं वो एक्सिस के बीच में है, एक्सिस के साथ नहीं है। जहाँ की हम ऑक्टाहेड्रल में देख रहे थे कि एक्सिस के अलॉन्ग है, वो एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पे नहीं, एक्सिस के बीच में है। तो इस तरीके से स्प्लिटिंग भी चेंज होगी। जैसे व्हेन द CMI बीइंग प्रेजेंट इन द आइसोलेटेड फॉर्म देन ऑल द 5D ऑर्बिटल, वही सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि जबकि लिगेंड जो है अप्रोच नहीं किया है, CMI मतलब सेंट्रल मेटल आयन जो है आइसोलेटेड है, तो उस केस में क्या होगा कि सारे के सारे 5D ऑर्बिटल्स जो हैं वो डीजेनरेट स्टेट में रहेंगे। फिर उसके बाद से अप्रोच होगा तो उस समय हाइपोथेटिकली या उसको काल्पनिक रूप से कहेंगे कि वो 5 D ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो बढ़ गई है। और जब उनका अप्रोच कम्प्लीटली बॉन्डिंग स्टेज में आएगा तो उस समय जो है वो स्प्लिट कर जाएंगे। तो अब क्या होगा कि जो T2 सेट है, चूँकि ये लिगेंड्स का ओरिएंटेशन एक्सिस के बीच में है, तो T2 सेट ऑर्बिटल्स वही एक्सिस के बीच में है, इसलिए उन्हीं की एनर्जी बढ़ेगी। और वहीं जो E सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है जो कि एक्सिस पे है, उनकी एनर्जी डिक्रीज़ कर जाएगी।
तो ये जो देखिए यहाँ पर जो दिखाया गया है कि वो जैसा कि हमने ऑक्टाहेड्रल के केस में देखा था कि पहले वो डिजेनरेटिव स्टेट में है, हाइपोथेटिकली ये जो 5d ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ गई है। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है कि ऑक्टाहेड्रल के केस में जो है Eg ऊपर था और T2g नीचे था। यहाँ पे क्या E जो है वो नीचे है, T2 ऊपर है। तो यहाँ पर अब जो इलेक्ट्रॉन जो E में जाएगा उसकी एनर्जी डिक्रीज करेगी -0.6 डेल्टा T से। वहाँ डेल्टा O था वो ऑक्टाहेड्रल के लिए, यहाँ T रखा है टेट्राहेड्रल के लिए। और जो इलेक्ट्रॉन T2 में जाएगा उसकी एनर्जी इंक्रीज करेगी 0.4 डेल्टा T से। तो इस तरीके से यहाँ पर अब ये जो है यहाँ हम स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबके लिए एक ही चीज़ है। तो इसमें क्या होगा कि जो D1 कन्फिग्रेशन है उसके लिए E1 हो जाएगा, E1 T2 0 हो जाएगा, फिर D2 के लिए E2 T2 0 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ देखेंगे कि यहाँ पेयरिंग नहीं होगी पहले। यहाँ पर क्या होगा कि सभी ऑर्बिटल्स में जो है एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। जैसे यहाँ देखें D4 D5 तक जो है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ E में और 3 इलेक्ट्रॉन हो गए T2 में। अब उसके बाद जो है D6 से पेयरिंग स्टार्ट होगी। पहले इलेक्ट्रॉन जो है E में जाएंगे, तो E3 हो गया, T2 3 हो गया, फिर उसके बाद से D7 में फिर चले गए E में, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब उसके बाद से जो है इलेक्ट्रॉन जाएंगे अब T2 में। अब यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट हो गई T2 वाली, जो हमारा D8 से हो गया, D9 में हो गया, फिर D10 में हो गया। तो कंप्लीट पेयरिंग हो जाएगी सारे ऑर्बिटल्स में। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर जो है ये दिखाया गया स्प्लिटिंग के बारे में। अब यहाँ जो देखेंगे जो कैलकुलेशन है, तो यहाँ भी उसी तरीके। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि -0.6 Q, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द E सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हो गया, और P नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द T2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हो गए। तो इस तरह से ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और फिर इसमें भी जो होगा पेयरिंग एनर्जी को +NP करके ऐड कर देंगे, जैसा वहाँ ऑक्टाहेड्रल के केस में था, उसी तरीके से यहाँ टेट्राहेड्रल के केस में भी CFAC हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के केस में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस वैसे ये BSc थर्ड सेमेस्टर के कोर्स में नहीं है, फिर भी ओवरऑल शॉर्ट में इसको समझ लें कि ये जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं इसमें कंसिडर ये किया जाता है कि ये जिस तरीके से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में 6 लिगेंड होते हैं, एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंटेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो जेड एक्सिस के जो 2 लिगेंड्स होंगे उनको जो है रिमूव कर दिया जाता है। रिमूव करने के बाद केवल जो है ये लिगेंड्स जो हैं एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग होंगे और एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग होंगे। तो इस तरीके से यहाँ फाइनली जो है इसको दिखाया गया है कि यहाँ पे जो dx² - y² है वो सबसे ऊपर होगा, उसके नीचे dxy होगा, dz² होगा, और सबसे नीचे जो है dyz और dzx होगा। अब कुछ फैक्टर्स जो कि अक्सर पूछे जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो देख लेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। जो फर्स्ट है नेचर ऑफ लिगेंड्स। With the increase in the strength of ligands present in the complex, the delta value for the complex increases. तो जैसे जैसे लिगेंड्स की स्ट्रेंथ बढ़ रही, तो जैसे हमने देखा था स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड वाला जो देखा था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड की स्प्लिटिंग ज़्यादा थी, वीक फील्ड की स्प्लिटिंग कम थी। जैसे यहाँ ये एक एग्जांपल देके समझाया गया है। तो ये हेक्सासाइनोफेरेट है और दूसरा जो है कॉम्प्लेक्स हेक्साक्लोरोफेरेट है। तो इसमें देखें यहाँ जो साइनाइड है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वहीं क्लोराइड जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है। तो दोनों में मेटल आयन तो सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, लेकिन दोनों की जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो अलग अलग होगी। तो उसमें किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? तो एनर्जी जो है ये FeCN6 की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द FeCl6। उसी तरीके से ये हेक्साफ्लोरोकोबाल्टेट और हेक्साक्लोरोकोबाल्टेट में भी है कि फ्लोराइड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्लोराइड वीक फील्ड लिगेंड है। तो इस तरीके से फ्लोराइड की जो ये यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स की जो स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी और क्लोराइड वाले की कम होगी। नेचर ऑफ CMA। तो CMA में 2 तरह की चीज़ें आती हैं कि सेंटर मेटल एटम में। तो सेम सेंटर मेटल एटम विद डिफरेंट चार्ज, एक ही सेंटर मेटल एटम हो सकता है। जैसे आयरन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 +3। इसमें क्या है, इफ़ द कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग सेम CMA विद द डिफरेंट चार्जेस देन द कॉम्प्लेक्स विद द हायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ द CMA विल एग्जिबिट हायर डेल्टा। यानी अगर जो है 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें कि सेम मेटल आयन है लेकिन उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, तो उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी जिस कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी। जैसे एग्जांपल जो है कुछ देखिए, जैसे
In the complexes containing different charges of the CMA, then the complex with the higher positive charge of the CMA exhibit higher value because the CMA with higher positive charge can attract the ligand more closer towards itself. तो इसका कारण ये बताया जा रहा है कि अगर जो है CMA पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो वो लिगेंड को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, तो इस तरीके से स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। दूसरा फैक्टर है कि डिफरेंट CMA विद द डिफरेंट चार्जेस। अब ये कि इफ द कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग द डिफरेंट चार्ज देन द कॉम्प्लेक्स विच कंटेनिंग हायर पॉजिटिव चार्ज एट द CMA एग्जिबिट हायर डेल्टा वैल्यू। इसमें कह रहा है कि डिफरेंट सेंटीमेंटल एटम होंगे और डिफरेंट चार्जेस होंगे, तो उस केस में जिनकी पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगी उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। इफ द कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग डिफरेंट CMA विद द different charges then the complex which containing higher positive charge of the CMA exhibit the higher value of, because the CMA with the higher positive charge can attract the ligand more closer towards itself due to which the repulsion between the ligand and the orbitals। तो ये बताया जाए कि जितना ज़्यादा, जैसे एग्जांपल जैसे यहाँ देख रहे हैं कि ये हेक्सा एक्वा वेनेडियम है और हेक्सा एक्वा क्रोमियम है, तो इन दोनों में देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है। दोनों जो है कॉम्प्लेक्स हैं, उनमें मेटल सेंटीमीटर एटम अलग हैं, एक में वेनेडियम है दूसरे में क्रोमियम में, लिगैंड सेम है, लेकिन क्या है कि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +2 है, इसकी +3 है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, तो ये क्रोमियम वाले की, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसका +2 है। यहीं देखिए कि हेक्सा अमोनिया आयरन है और यहाँ पे हेक्सा अमोनिया आयरन, तो ये चीज़ तो पहले भी थी कि इन दोनों में क्या है कि सेम लिगैंड भी है, सेम मेटल एटम भी है, लेकिन उनके ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग हैं। तो इस जहाँ पे आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसकी स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। थर्ड, डिफरेंट CMA विद द सेम चार्ज। ये भी हो सकता है कि सेंटर मेटल एटम जो हैं वो अलग अलग हों लेकिन उनकी चार्जेस सेम हो। तो इसमें क्या कह रहा है, इफ़ द कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग डिफरेंट CMA विद द सेम चार्ज then that complex which containing lower DN configuration of CMA will exhibit higher delta value। तो इसमें कह रहा है कि सेम चार्ज होते हुए भी जिनकी जो है DN कॉन्फ़िगरेशन कम होगी। जैसे देखिए एग्जांपल, तो आयरन हेक्सा एक्वा सेकेंड है और 3D6 है कॉन्फ़िगरेशन, वहीं कोबाल्ट हेक्सा एक्वा +2 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3D7 है। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स में जो है मेटल सेंटर मेटल आयन जो है वो अलग अलग हैं, आयरन है, कोबाल्ट है। इन दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, लिगेंड भी सेम है, लेकिन इनके कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हैं। जैसे 3D6 है, इसका 3D7 है। तो इस केस में क्या है कि बोथ हैव द सेम चार्ज वैल्यू, दस द फॉर्मर कॉम्प्लेक्स एंड विद लोअर DN कॉन्फ़िगरेशन विल एग्जिबिट। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन 3D6 है, यानी जिसमें D में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है उसकी स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। 3D6 है, इसमें 7 है, इसलिए इसकी स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। अगला फैक्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ DN कॉन्फ़िगरेशन। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि वो शेल की बात या ऑर्बिट की बात की जा रही है। विद द इंक्रीज इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ DN कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंटर मेटल, तो जैसे जैसे अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या शेल बढ़ेगा वैसे वैसे स्प्लिटिंग एनर्जी भी बढ़ेगी। इन अदर वर्ड द डेल्टा वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस सेकंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट बीइंग 30% ग्रेटर देन द डेल्टा वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एंड द डेल्टा वैल्यू ऑफ द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज ग्रेटर देन द सेकंड ट्रांजिशन। तो थर्ड की सेकंड से ज़्यादा होगी और सेकंड की फर्स्ट से ज़्यादा होगी। जैसे एग्जाम्पल देखें, यहाँ हेक्सासाइनोफेरेट है और दूसरा है हमारा ये हेक्सासाइनोरियोनेट है। इसमें देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि जो आयरन है वो हमारे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ का है और वही रुदेनियम जो है वो हमारे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ का है। दोनों में जो है ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है और लिगेंड भी सेम है, लेकिन इसमें क्या है कि आयरन जो है वो फर्स्ट का है और ये सेकंड का है, तो इसकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी रुदेनियम की। क्या क्या एप्लीकेशन हमने देखा, तो द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, तो अकॉर्डिंग टू CFT इफ द स्प्लिटेड सेट d ऑर्बिटल्स ऑफ CMI प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन द कॉम्प्लेक्स विल बी कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिक इन नेचर वाइल द, तो इसमें ये चीज़ बताई जा रही है कि जहाँ पे अगर ये तो पहले मालूम ही है कि जहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होगा और वहीं जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं पेयर्ड होंगे तो वो डायमैग्नेटिक नेचर का कहा जाएगा। तो जैसे यहाँ दिखाया जा रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन +3 है और 3D6 है। तो इस केस के इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दिख रहे हैं, तो इस तरीके से ये हमारा क्या है पैरामैग्नेटिक है और इसमें मैग्नेटिक मोमेंट जो फार्मूला μ=√n+2 से निकालेंगे, जहाँ n जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। वहीं जो है यहाँ इस कॉम्प्लेक्स में भी होगा स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। विद द हेल्प ऑफ द CFT वी कैन कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट
exhibited by any particular transition metal element under the strong field and weak field condition using CFD। तो यहाँ पर जो है हम किसी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी जो है वो दिखा सकते हैं और उनके ऑक्सीडेशन स्टेट के जरिए कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। जैसे कोबाल्ट थर्ड इज़ मोर स्टेबलाइज्ड देन कोबाल्ट सेकंड। यहाँ पे देखें कोबाल्ट अगर दो कॉम्प्लेक्स बना रहा है, एक में ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड है और दूसरे में सेकंड है, तो जिस कॉम्प्लेक्स में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू द सेकेंड। कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ कलर के बारे में बताएं। टू डिफाइन द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड बाय द डी ब्लॉक एलिमेंट्स एट फर्स्ट वाइट लाइट इज पास्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो अगर वाइट लाइट पास करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स के सॉल्यूशन से तो तीन चीज़ें हो सकती हैं। इफ होल ऑफ द वाइट लाइट इज ट्रांसमिटेड बाय द सैंपल देन द कॉम्प्लेक्स विल बी कॉल्ड एज वाइट इन कलर। अगर पूरी की पूरी लाइट जो है ट्रांसमिट कर दी गई तो वाइट कलर का हो जाएगा सोल्यूशन। इफ़ होल ऑफ द वाइट लाइट इज अब्जॉर्ब, पूरी की पूरी लाइट जो एब्जॉर्ब हो जाएगी तो ब्लैक इन कलर का होगा। इफ सम ऑफ द रेडिएशन ऑफ द वाइट लाइट आर एब्जॉर्ब एंड सम अदर रेडिएशन, इसमें क्या होगा, कुछ लाइट जो एब्जॉर्ब की जा रही है कुछ ट्रांसमिट कर दी जा रही है, तो उस कंडीशन में कॉम्प्लेक्स जो है कलर्ड बिहेवियर दिखाएगा, जो कि हमारे विजिबल रेंज का 4000 टू 7000 एंगस्ट्रॉम होता है, उसमें हमें कलर दिखाई देंगे। यहाँ पे अलग अलग जो है ये वेवलेंथ के बेस पर जो है कलर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये हम विब्योर के फॉर्म में जानते हैं। फिर इसके बाद कुछ इसके भी ड्रॉबैक्स हैं CFT के। तो क्या है, CFT कंसिडर द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल बट इट डज नॉट कंसिडर द स्प्लिटिंग ऑफ द अदर ऑर्बिटल। तो यह जो है केवल डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग के बारे में स्टडी करता है और जैसे SP या F ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। Second thing is CFT can't explain the how certain ligands having more splitting power ability while certain other ligands having very low splitting power। CFT बताता है कि कुछ ligands की splitting power ज़्यादा है, कुछ की कम है, तो इसमें ऐसा क्या है या किस बेस पर इसको क्लासीफाई किया गया है, ये चीज़ इसमें नहीं बताई जाती। According to the CFT, metal ligand bond having 100% ionic character, but from the various experiments it was proved that the metal ligand bonds having certain extent of covalence। तो CFT बताता है कि जो मेटल और लिगेंड के बीच जो है वो उनकी बॉन्ड नेचर है वो 100% आयनिक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज से पाया गया कि उनमें जो है 100% आयनिक है, कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी पाया जाता है। तो ये जो ड्रॉबैक्स लिमिटेशंस हैं ये CFT के हैं, जो कि इसमें अभी तक CFT थ्योरी के बेस पर नहीं किया गया है। ओके, थैंक यू।